ये तो बहुत बड़ा इशू है। ये रात में तो ये समझ लो कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छा। ऑनर पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक ही अगर ऐसा ऑप्शन होता तो फिर मैं ज़्यादा बेटर था कि मैं पंच लेता। पंच ले लेते अगर आप वो उस समय मार्केट अवेलेबल में रहती। 3 है। अच्छा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनेस्ट यूज़र रिव्यूज़ की नई वीडियो में। तो दोस्तों आजकल इंडिया में एक चलन चल गया है, लोग सेडान और हैचबैक से ज़्यादा सेम प्राइस रेंज में सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपका बजट 6 से 10 लाख के आसपास है और अगर आप एक नई गाड़ी परचेस करने का मन बना रहे हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आज हमारे साथ है निसान मैग्नाइट। और अगर मैं बात करूं इसके वेरिएंट्स की तो ये 4 वेरिएंट्स में आती है, एक्सी, एक्सबी, एक्सएल। और इसका जो अगर मैं ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की बात करूं तो वो इसमें आपको सीवीटी मिल जाता है ऑटोमेटिक में। और इंजन ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो 2 इंजन ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं, एक 1000 सीसी नेचुरल एस्पिरेटेड और एक आपको 1000 सीसी इसमें टर्बो इंजन भी देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ है मिस्टर हरकेश जी। हरकेश जी इस गाड़ी को पिछले 8-9 महीने से ओन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी को चला चुके हैं, तो उनसे आज इस वीडियो में उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑनेस्ट यूज़र रिव्यूज़ सर। तो सर ये बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कितने में आपने परचेस करी थी और कब परचेस करी थी गाड़ी? सर ये मेरे को लगभग 6,500 एक्स शोरूम, 6.5 लाख एक्स शोरूम और प्लस एसेसरी लगा के 7.25 लाख की कंप्लीट बड़ी है ऑन रोड। अच्छा, 7.25 लाख। हाँ, कौन सा वेरिएंट लिया हुआ है आपने? एक्सी है, बेस मॉडल है। अच्छा, बेस मॉडल लिया हुआ है आपने। तो दोस्तों बेस वेरिएंट सर ने लिया हुआ है। तो बेस वेरिएंट लेने के बाद इसमें आपने क्या क्या एक्सेसरीज लगवाई हुई हैं एडिशनल? एक्चुअली मैंने सब कुछ एजेंसी से ही लगवाया था। इसमें सीट कवर है, व्हील कवर है और अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगाया हुआ है। कंप्लीट मतलब सब कुछ मैंने वहीं से लगवाया है, जो ऐसा ना लगे कि ये बेस मॉडल है। अच्छा। तो जैसे आपने बेस मॉडल परचेज किया 7 लाख के करीब, उसके बाद एक्सेसरीज लगाने के बाद कितना आपका एडिशनल खर्चा आया एक्सेसरीज में? टोटल 35,000 का खर्चा आया है एक्स्ट्रा। तो 35,000 में क्या क्या चीज़ें कवर थी? सिस्टम है, हाँ, और पीछे का वो बैक कवर है और अलाई व्हील है। अलाई व्हील नहीं, ये वैसे व्हील कवर है। व्हील कवर है। हाँ, और इसके अलावा कुछ एसेसरी और थी, जैसे कि ये जो क्रोम है, ये क्रोम वगैरह है पीछे। हाँ। भी है और आगे भी जो क्रोम है ये एक्स्ट्रा में है। अच्छा। और कॉर्नर है, ये सब उसी में है। अच्छा, तो सर ये बताइए, जब आप एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी परचेस करने का मन बना रहे थे तो मार्केट में इसके कंपैरिजन में रेनो की काइगर भी अवेलेबल थी उस टाइम पे? चला के देखी थी। हाँ। टाइगर भी मेरे को सेम लगी थी, पर उसका थोड़ा सा बजट ज़्यादा था और मेरे को थोड़ा सा उसमें अनकंफर्टेबल भी लग रहा था। फिर इसके अकॉर्डिंग मतलब एक जो उसकी क्विड आई थी ना, सेम वही मॉडल लग रहा था, थोड़ा साइज बड़ा कर दिया हो जैसे कि। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा देखने में लुक वाइज थोड़ा उस टाइम बेटर लग रहा था। अच्छा, तो जैसे करीब 9-10 महीने आपको हो चुके हैं, तो उस टाइम पे वेन्यू भी मार्केट में अवेलेबल थी सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज में और ब्रेजा वगैरह भी थी। सर मेरा मन था ब्रेजा का पहले तो, ब्रेजा एक्सएल, और वो मेरे ख्याल से ऑन रोड लगभग 9.5 लाख की पड़ रही थी। अच्छा। तो एक्चुअली थोड़ा बजट ख़राब हो गया और लेनी भी थी मेरे को। उस टाइम ये आई थी और देखने में भी और लुक वाइज भी अच्छी थी और बजट में भी थी। अच्छा। इस मॉडल उस टाइम बुकिंग भी काफ़ी चल रही थी, मेरे को जल्दी मिल गई पर गाड़ी। अच्छा, तो कितना वेटिंग पीरियड मिला था आपको? मेरे को वेटिंग पीरियड तो 10 दिन का मात्र। 10 दिन में डिलीवरी हो गई थी? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे अगर गाड़ियों की बात करूँ तो अलग अलग वेरिएंट्स में काफ़ी ज़्यादा वेटिंग चल रही थी। महीने 1.5 महीने कम से कम है। अच्छा जी। तो अगर मैं बात करूं तो आपने इसमें बेस वेरिएंट क्यों उठाया कि अगर आप थोड़ा बजट और टच करते तो इसमें आप? एक्चुअली मेरे को जल्दी भी चाहिए थी और मेरे को जो पसंद आया था एक्सेल मॉडल। अच्छा। ठीक है, उसमें सब कुछ सिस्टम वगैरह सब कुछ था, पर टच स्क्रीन नहीं था। इसमें टच स्क्रीन मतलब एसेसरी अलग से भी लगा के उससे भी कम मतलब सस्ती पड़ गई है और देखने में सेम वही है। अच्छा, तो मतलब आपने बेस वेरिएंट लेके अपने पैसे भी बचाए। हाँ। और अपना जो आपकी ज़रूरतें थी वो आपने एडिशनल पैक लगवा के लगवा उससे दिया। बेटर। अच्छा, तो ये बताइए कि सर कितना माइलेज आप इसके 1000 सीसी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से निकाल ले रहे हैं? इससे जो माइलेज निकाली है, अगर 80 तक चलाएं तो ये 17-18 के आराम से दे रही है। 80 तक अगर चला रहे हो तो। हाँ। उससे प्लस करके चला रहे हो तो अभी जैसे मैं टूर करके आया हूँ तीन जगह का, तो इसने माइलेज केवल 14 की निकाली है, क्योंकि गाड़ी 100 से नीचे उतरी नहीं है। अच्छा, मतलब ये हाईवे का बता रहे हो? हाँ जी। और वैसे जरा अगर आप 100+। अच्छा सिटी में अगर आप चलते हो कभी तो कितना माइलेज मिल जाता है? सिटी में 14 का तो वैसे ही दे रही है। 14 का मिल जाता है। हाँ।
तो ये बताइए सर, जैसे आपने इसका नेचुरल एस्पिरेटेड वाला इंजन लिया 1000 सीसी, तो इसमें टर्बो भी अवेलेबल है। हाँ जी। तो आप टर्बो पे भी जा सकते थे। का तो फिर वही बजट बढ़ रहा था ना। अच्छा, 10 तक बजट पहुंच रहा था। बजट मतलब बजट का कॉम्प्लिकेशन हाँ। था। दूसरा फिर उसकी सर्विस भी महंगी पड़ती है। अच्छा, हाँ जी। तो सर्विस की बात कर लेते हैं। इसकी आपने सर्विस कॉस्ट पता करी? अभी तो इन जनरल आपकी फ्री सर्विसेज चल रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इसकी पहली सर्विस भी नहीं हुई है ऐसे हाँ। तो जनरल चेकअप हुआ है खाली। अच्छा, तो उसके बाद अगर आपने कभी जेन्यून मतलब सर्विस सेंटर से पता किया हो कि बाद में कितनी कॉस्ट हाँ, आएगी? जैसे है ये मारुति 800 और K10 जो सर्विस होती है मेरे ख्याल से 3-4 के बीच हो जाती है। तो वही मेरे को अभी बताया गया है। सर्विस मैंने अभी करवाई नहीं है, तो सर्विस का अभी मेरे को कोई एक्सपीरियंस है नहीं। फर्स्ट टाइम जब होगी तो। अभी आप कितने किलोमीटर इसको चला चुके हैं? अभी ये 4,000 किलोमीटर चली है जब से। अच्छा, तो इस 4000 किलोमीटर में आप बता रहे थे अभी आपने लॉन्ग ट्रिप्स भी करी हैं, तो कितने किलोमीटर्स की एक बार में स्ट्रेच किया है? ये अभी सबसे बड़ा टूर तो यही है हम्म, कि 1500 किलोमीटर ये चली है। बालाजी गए थे आप? बालाजी, खाटू श्याम हाँ। और सालासर। अच्छा, और इससे पहले हम गए थे रानीखेत, तो वो लगभग 300-400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर बस। ये फर्स्ट टाइम जो पहला रूट था ये 1500 प्लस है। अच्छा, तो जैसे आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपका हिल में भी ड्राइव रहती होगी। जी। हिल्स पे कैसी परफॉर्मेंस है इसकी? गाड़ी में कोई कमी नहीं है। पहाड़ी एरिया में हम ये वैसे 100 सीसी का इंजन है। हाँ पहाड़ में वैसे जरूरत एसी की नहीं पड़ती। एसी चलाते हैं तो अंडर पावर लगती है, हाँ। पर वहाँ ज़रूरत नहीं होती और कंफर्टेबल है। कहीं मतलब ऐसा नहीं लगा कि कहीं दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो सर इसका एक मैंने लास्ट रिव्यू किया था, वो सर इसके हेडलैम्प्स का कुछ इश्यू सर, बता ये रहे तो थे कि बहुत बड़ा कॉर्नरिंग issue में है। प्रॉब्लम आती है। ये तो बहुत बड़ा इशू है। ये रात में तो ये समझ लो कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छा। कॉर्नर पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक ये है और प्लस पीछे वाली डिक्की, उसका जो अंदर से सिस्टम कर रखा है, थोड़ा सुस्त से दिखाएंगे। ही ओपन होगा, सुस्त से ही बंद होगा। अच्छा। और ऐसा कोई सिस्टम नहीं दे रखा हम्म। कि वो पता पड़े कि खुल रही है या फिर बंद। आदमी कंफ्यूज में रहता है। अच्छा, क्या क्या बता रहे हैं आप पीछे वाली डिक्की में? पीछे वाली डिक्की जो है आगे से ही ओपन होती है और आगे से ही बंद होती है। अच्छा। ये मैंने बटन दबाया, वहाँ से खुल गई है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 336 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। कंपैरिजन करूं काइगर से तो काइगर में आपको बूट स्पेस थोड़ा ज़्यादा ऑफर किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बूट स्पेस दोनों का ही लगभग सेम है। और बताया जाता है कि ज़्यादा है, पर सामान वगैरह जब रखोगे तो कंपैरिजन में बिल्कुल सेम है। अच्छा, तो आप जो पीछे का इश्यू क्या बता रहे थे कि पीछे डिक्की में ये प्रॉब्लम है कि जो आगे से ओपन होता है, हाँ ओपन आगे बॉन्ड से आगे वाले डैशबोर्ड से ही होता है हाँ। और बंद भी वहीं से होता है। पर जब खुला रहता है तो उसका मतलब ये पता नहीं पड़ता कि खुला है या फिर बंद है। अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ी ये कमी है। गाड़ी तो नई जमाने की कर दी है, पर नॉब जो सिस्टम दे रखा है वो पुराना ही है। ऑल्टो वाला ही दे रखा है अभी। ऑल्टो वाला ही है। हाँ। तो कुछ कमियां भी हैं, ऐसा नहीं परफेक्ट। निशान ने थोड़ी कुछ कमियां छोड़ रखी हैं जो उसे अपडेट करनी चाहिए थी। एक चीज़ सर मुझे ये बताइए कि मैंने एक लास्ट रिव्यू किया था, उसमें हमें एक चीज़ पता चली थी कि इसके ना एसी का एक थोड़ा डिफेक्ट है। एसी की कूलिंग बाहर आती है जब हम इसकी सारी विंडो इसका पैनल, गाड़ी का जो पैनल गैप है काफ़ी ज़्यादा है, हाँ जिसकी वजह से हो सकता है कि एयर बाहर आती हो। हाँ। पर मैंने इसका एक्सपीरियंस किया नहीं है जो है, हाँ। पर पैनल गैप इसमें ज़्यादा है। अच्छा, तो कोई ये वाला कूलिंग वाला इशू किसी ने बताया था पहले? नहीं, मैंने यूट्यूब में ही देखा था। यूट्यूब में देखा था? मेरे को कोई एसी में कोई प्रॉब्लम लगी नहीं। अच्छा, आपने फिर ऐसे कभी बाद में चेक भी नहीं किया? बाद में मैंने कभी चेक भी नहीं किया। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं वैसे पैनल गैप वाला। नहीं आ रही है वैसे अभी। उस दिन तो मतलब काफ़ी तेज़ी से आ रही थी तो पता चल जाता था, आज नहीं है या तो। हाँ, वो किसी गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, इसमें तो वो नहीं पता चल रहा है। तो और ये चीज़ बताइए सर, हाईवे पे कैसी परफॉर्मेंस रहती है? जैसे आप हाईवे पे चल रहे थे, आपने 100 की स्पीड आप बता रहे थे कि मैं 120 तक गई है 100-120 तक गए थे, तो इजीली कंफर्टेबल चल जाती है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी। मतलब बॉडी रोल वगैरह कुछ? कुछ नहीं। हाँ। सस्पेंशन भी खूब बढ़िया है और 120 तक भगाई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो और जो हेडलैम्प्स का आपने इशू बताया तो हाईवे और कॉर्नरिंग पे भी काफ़ी इशू आता होगा? बहुत बड़ा इशू है। इसकी तरफ से तो कंपनी को सोचना चाहिए। हाँ। और प्लस डिक्की का, दो तो ये मेजर प्रॉब्लम है। अच्छा, तो कंपनी में आपने इसके हेडलैम्प्स का इशू बताया? अभी मैंने फर्स्ट सर्विस करवाई नहीं है, मैं जाऊँगा तो बोलूँगा। ये तो इशू है और मेरे को शायद
कंपनी से कुछ ना हो पाए तो मेरे को बाहर से करवाना पड़ेगा। हाँ, वो उन्होंने भी लास्ट टाइम जो रिव्यू था उन्होंने भी वो बाहर से उसके हेडलैम्प्स चेंज करवाए थे तब जाके, क्योंकि पहाड़ों में चलाने में कॉर्नरिंग में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं। तो अभी सर फिर से मैं इसका एक बार, क्योंकि कुछ लोग जब इसके प्राइस रेंज में, अगर मैं सेम प्राइस रेंज की बात करूँ तो काइगर ही इसमें आती है और पंच भी अवेलेबल थी उस टाइम पे, तो आप टाटा पंच पे क्यों नहीं गए? पंच उस टाइम नहीं थी जिस टाइम मैंने ली थी। अच्छा, तो पंच उसके करीब 3-4 महीने बाद आई। अच्छा, आपने कब परचेज करी थी ये? मैंने नवंबर 2021 में परचेज करी। तो आ गई थी अक्टूबर में? तो नहीं, उस टाइम नहीं आई थी। नहीं, लॉन्च हो गई थी अक्टूबर में? उस टाइम आई ही नहीं थी। अच्छा, मार्केट में डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। अगर ऐसा ऑप्शन होता तो फिर मैं ज़्यादा बेटर था कि मैं पंच लेता। पंच ले लेते अगर आप, वो उस समय अवेलेबल थी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए सर, जब उस टाइम पे ना जब आपने गाड़ी परचेज करी थी तो सेफ्टी रेटिंग्स का कुछ ज़्यादा बोला बाला चल रहा था कि तो उस टाइम मैंने जब इस टेस्ट ड्राइव ली थी तो मेरे को बताया गया था कि टेस्ट ड्राइव में ये 4 रेटिंग लेकर आ चुकी है। नहीं, रेटिंग्स तो इसकी बाद में हुई थी, अभी ये जब मैंने परचेज की थी तो उससे पहले हो चुकी थी। हाँ, काइगर की नहीं हुई थी। हाँ। तो एशियन एनकैप में इनका टेस्ट हो गया था। हाँ जी। अभी तो जो ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट करता है उसमें भी इसकी 4 स्टार रेटिंग लेके आई है, तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। तो सर मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा कि कुछ लोग ना बेस वेरिएंट्स को लेने से कतराते हैं कि मतलब इससे अच्छा कि एडिशनल बाहर से खर्चा कराने से अच्छा कि पहले ही टॉप मॉडल या सेकंड टॉप मॉडल ले लो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी अच्छी है रेट के अकॉर्डिंग। हाँ, और बात ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप डेफिनेटली ऊपर जाओ, नहीं तो जिसके पास बजट नहीं है तो वो बेस मॉडल भी ले सकते हैं और बाहर से काम करवा के बेटर है, वो भी बेटर है। अच्छा। तो आपने जस्ट एक कंपैरिजन किया कि जो आपने इसमें आइटम लगवाया है और इससे अपर वेरिएंट आपको कितने का पड़ रहा था और कितने पैसे आपने बचाए? भाई मेरे को ये पड़ रहा था, इससे ऊपर वाला मॉडल एक्सेल वो मेरे को पड़ रहा था 7.25 लाख का ऑन रोड। हाँ ठीक है, और ये मेरे को 7.15 का कंप्लीट पड़ गया, ऑन रोड पड़ गया। तो आपने करीब लगभग 85 हज़ार रुपये के आसपास पैसे बचाए, तो काफ़ी अच्छी स्मार्ट शॉपिंग करी आपने। तो सर एक चीज़ ये बताइए कि रियर में इसका कितना कम बंदे कंफर्टेबली बैठ पाते हैं? जब आपने अभी ट्रिप करी थी तो कितने लोगों को आप इजीली बैठा के ले गए थे इसमें? इसमें 5 बंदे कंफर्ट बैठ सकते हैं आराम से, और गाड़ियों के कंपैरिजन में। हाँ, अगर समझो मेरे जैसे 3 बंदे आराम से बैठ जाएंगे पीछे। अच्छा। स्पेस पूरा है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बंदे के लिए गाड़ी बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए सर, जो निसान का है, निसान का कस्टमर सपोर्ट कैसा है? मतलब जब आपने गाड़ी की डिलीवरी वगैरह ली और अभी भी जब आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो किस तरीके से कस्टमर्स को डील करते हैं? सर ऐसा है, कोशिश तो करते हैं, कई बार पार्ट वगैरह अवेलेबल नहीं रहते तो उसके लिए वेटिंग करनी पड़ती है। अच्छा। तो सर ये बताइए कि कोई आज के टाइम पे 2022 में निसान मैग्नाइट परचेस करना चाहता है तो उससे आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंजन 100 सीसी का है, माइलेज भी ठीक है। हाँ। और बाकी तो ये है कि जिस सोच सबकी अलग अलग होती है। मेरे को कंफर्टेबल भी लगी, साइज़ भी बड़ा है और उसे कॉम्पैक्ट भी है और चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर बजट कम है तो कोई बुराई नहीं। हाँ, और बाकी इस प्राइस रेंज में, इस बजट में कोई है ही नहीं, कोई दे नहीं रहा है। नहीं। हाँ, तो अगर आज के टाइम पे अगर आपको गाड़ी परचेस करनी होती और टाटा पंच भी अवेलेबल होती, ये भी होती है, काइगर भी होती, तो आप किस गाड़ी पे जाते? सर मैं तो ये चाह रहा था कि अगर उस टाइम पंच होती तो एक बार ट्रायल लेके, जब पर मैंने उस टाइम ट्रायल किया नहीं था। हाँ। गाड़ी थी नहीं। हाँ, तो उस टाइम जो बेटर लगा वो मैंने किया है। टाटा वैसे बेटर है अपनी बिल्ड क्वालिटी की वजह से। हाँ। वैसे उस टाइम पे आप और कौन कौन सी गाड़ियाँ देख रहे थे? उस टाइम मैं काइगर देखी थी, एक ये देखी थी, फिर हुंडई की i10 भी देखी थी। फिर मैं देखो फोर्ड में भी जाना चाह रहा था, फोर्ड बंद हो चुकी थी और उसका मतलब ही नहीं बनता जब बंद हो रही है तो सबसे बेटर मेरे को यही लगी, तो मैंने यही, और मेरे टाइम से पहले मिल भी गई थी। अच्छा। तो ठीक है सर, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप लोगों में से भी कोई निसान मैग्नाइट 2022 में अक्टूबर में परचेस करना चाहता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।